ए प्रणय, ख्याति, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। आप कैसे हैं सौरभ और प्रणय? बस ठीक। सलाम आप दोनों को। हम मेरी दुनिया में तो बहुत कुछ हो गया सौरभ और ख्याति। पिछले कुछ दिनों में वो यूएस चाइना सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की खबर आ गई, तो बस उसी को पढ़ते पढ़ते काफी समय गुजर गया मेरा तो। हाँ, तो ये तो जबरदस्त टॉपिक है हमारे दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए भी, कि भाई ये क्या चल रहा है और इसमें काफी लोग इंटरेस्टेड हैं और इतने गहरे तरह से कुछ काफी ऐसे अलार्मिस्ट बातें हो रही हैं कि भाई यूएस ने तो एकदम धावा बोल दिया है चाइना पे, चाइना को अभी हम ठप करने वाले हैं और ये वो सब। तो इसके बारे में जरा थोड़ा और गहरे में बताओ ना कि हुआ क्या है और ये क्यों अलग है। पहले भी यूएस तो सैंक्शंस वगैरह करता रहता है, तो इसमें इस वाले में और पहले वाले सैंक्शंस में क्या क्या अलग हो गया है? हाँ बिल्कुल। सौरभ, वैसे तो हम लोगों ने 2 एपिसोड इस विषय पे किए हैं पहले भी। तो मतलब और कोई पॉडकास्ट नहीं होगा जिसने हिंदी में सेमीकंडक्टर पॉलिसी पे इतनी चर्चा की होगी। लेकिन इसमें कुछ नई नई चीजें होती रहती है, तो नई नई बातें भी करनी पड़ेंगी। तो वैसे तो सबसे पहले सौरभ, आपको याद होगा हम लोगों ने पहले बात की थी कि 10 साल पहले तक सेमीकंडक्टर्स को तो कोई टेक भी नहीं समझता था। मतलब इतना कमोडिटाइज्ड हो गया है कंप्यूटिंग, तो लोग सोचते थे यार सॉफ्टवेयर इज विल लीड द वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स भूल जाओ, मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन वो दुनिया बदल गई है। हाँ, तो पिछले कुछ कोविड से हम लोगों ने ये देखना शुरू किया था कि ये बदल रहा है, कुछ अलग चीजें हो रही है। लेकिन अब इस क्षेत्र में जो यूएस ने नए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लाए चाइना पे, उससे ये साफ हो जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूएस सिर्फ चाइना से आगे नहीं रहना चाहता, बल्कि एक्टिवली ऐसा करना चाहता है जैसे कि चाइना को वो मिले ही ना चीज। और उनमें से एक चीज है सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अभी जारी किए गए हैं, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि ये है कि सितंबर 16 को जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन यूएस के, तो उन्होंने पहले ही ऐसी चेतावनी दे दी थी। उन्होंने ये बोला था कि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो एकदम बुनियादी हैं, और उन्होंने 3 चीजें बोली थी: कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, बायोटेक और क्लीन टेक। और इन तीनों में उन्होंने बोला था ये इतनी बुनियादी चीजें हैं कि इनमें चाइना से बस आगे रहना काफी नहीं है, बल्कि हम लोग ऐसी नीति तय करेंगे जिससे कि हम लोग चाइना से काफी आगे निकल जाएं। और मतलब उन्होंने ऐसा कहा नहीं, मतलब पर वी नो कि उसका अर्थ यह है कि चाइना को एक्टिवली डिनाई करेंगे वो चीज। तो ऐसा उन्होंने कहा था सितंबर 16 को, और अब ये नीति आ गई है जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, तो वो जो उन्होंने बोला था उसको पॉलिसी के रूप में बयां करती है। तो क्या चेंज है? तो पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कर रही थी सौरभ और ख्याति, थोड़े आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन वो एकदम एडहॉक था, कभी होता था कभी नहीं होता था, पॉलिसी में नहीं थी। और उसमें ये भी ऐसा भी था कि कुछ चीजों पर लाइसेंसेस ऑलरेडी लगते थे चाइनीज कंपनीज को, लेकिन वो लाइसेंस वो थोक के भाव में मिल रहे थे लोगों को। तो कंपनीज लाइसेंस मिल रहा था और वो चाइना को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बदलाव लाया, उसमें एकदम फॉर्मलाइज कर दिया गया है जो रेस्ट्रिक्शंस थे। और मैं ये कहूंगा जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनकी चौड़ाई भी बढ़ गई है और उनकी गहराई भी बढ़ गई है। तो चौड़ाई कैसे बढ़ गई है? मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शंस है ये अब यूएस चाइना के कुछ यूनिवर्सिटीज पर भी लागू है, रिसर्च, सेमीकंडक्टर रिसर्च में। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी एडवांस चिप्स हो सौरभ, जो सुपर कंप्यूटिंग में प्रयोग होती हैं, या फिर एआई चिप्स, खास करके एआई ट्रेनिंग चिप्स, जैसा हमको पता है जीपीयूज वगैरह, ये पहले ये जो कंट्रोल्स थे वो उन पर लागू नहीं थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कोई भी एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, या तो चिप्स या फिर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का प्रयोग होता है ये चिप्स बनाने के लिए, अगर आप सप्लाई करते हैं चाइना को, तो आपको एक लाइसेंस ऑप्ट-इन करना पड़ेगा। और वो लाइसेंस की कंडीशंस भी बदल गई हैं। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ डिनायल, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा वो लाइसेंस, अगर आप ये साबित कर पाए कि इसका प्रयोग चाइना की मिलिट्री इंडस्ट्री में नहीं होगा, या फिर और 4-5 चीजें हैं जिनमें नहीं होगा, तो शायद आपको लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से मतलब चौड़ाई बढ़ गई है, काफी चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस आ गई है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, यूएस के जो नागरिक हैं वो लोग भी काम नहीं कर सकते चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर वो एडवांस्ड चीजों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी 5 नैनोमीटर वगैरह वगैरह, जो सुपर कंप्यूटिंग, एआई चिप्स, एआई ट्रेनिंग चिप्स वगैरह, उसके लिए। और तीसरे जो रूल है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कंपनीज को एक अनवेरिफाइड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये अनवेरिफाइड लिस्ट एक थोड़ी चेतावनी वाली लिस्ट है, डराने वाली लिस्ट है। उनकी एक एंटिटी लिस्ट होती है, एंटिटी लिस्ट में अगर आप शामिल हो गए मतलब फिर आपको कोई सप्लाई मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी चीज के लिए कुछ भी चीज चाहिए तो यूएस से जो भी सप्लाईज है वो बैन हो जाएंगी। लेकिन अनवेरिफाइड लिस्ट में उन्होंने कहा है कि कुछ 31 कंपनीज को डाल दिया है, नई कंपनीज को, और उनमें से चाइना की टॉप मेमोरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है YMTC, उसको डाल दिया है। तो उसमें कहा है कि अगर चाइनीज अथॉरिटीज और कंपनी अब साबित नहीं कर पाई कि ये चाइनीज गवर्नमेंट से लिंक नहीं है या फिर वो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में सहायता नहीं कर रही है, तो इन लोगों को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये मोटा मोटा ये बदलाव है। तो यही कुछ नई चीज हुई है। तो प्रणय, इसमें मेरे पास दो सवाल हैं। एक तो कि अभी ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब खुल्लम खुल्ला मतलब यूएस और चाइना आपस में आक्रामक हो गए हैं। उनमें तो बड़ी दोस्ती थी कुछ साल पहले तक, तो आपस में लोग बोलते थे भाई इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, चाइना बनाता है, यूएस कंज्यूम करता है, और इतना घनिष्ठ संबंध था दोनों के बीच में। चाइना से इतने स्टूडेंट्स पढ़ने को जाते हैं, यूएस में इतने लोग रहते हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा है दोनों के बीच में, है ना। तो ये अभी अचानक से, अभी जैसे रशिया के साथ में तो एकदम खुल्लम खुल्ला लड़ाई थी, ठीक है, कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। अब ये चाइना के साथ में ये कैसा है, मतलब कभी दोस्त कभी दुश्मन, ऐसे टाइप का रिलेशनशिप हो गया है। तो आज मतलब मंडे को दोस्ती करेंगे, ट्यूसडे को दुश्मनी करेंगे, तो इस तरह से हफ्ता निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा मुझे पूछना था कि ये सॉफ्टवेयर वाला जो चीज है, क्या तुमने जैसे शुरू में बोला, लोग बोलते थे कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो दुनिया खाने वाला है, ठीक है, तो हार्डवेयर से कोई फर्क क्या पड़ने वाला है, ठीक है, तुमको एक नहीं बेचेगा दूसरा बेच देगा। तो इन चीजों से फाइनली लोग चिप यूज करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, ठीक है। अब जैसे एआई ट्रेनिंग वगैरह ले लो यार, मतलब मैं जाकर के अब अमेजोन पे या डिजिटल ओशन किसी भी क्लाउड पे जाके चला लूंगा ना, मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती वो चिप, उससे कितना मेरा उखाड़ लोगे तुम, ठीक है। ठीक है, उससे कुछ हो सकता है, मैं कुछ चीजें एकदम सीक्रेटिवली करना चाहता हूँ कि मैं चिप भी बनाऊंगा और उसके बाद अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज में रखना चाहता हूँ, ठीक है। पर इन चीजों के बाकी भी उपाय हैं, आप सिक्योर तरह से क्लाउड पे चीजें कर ही सकते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आए, है ना। तो ये कितना इफेक्टिव है आपकी, ठीक है, आपकी हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को खराब कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई आउटकम इफेक्ट होगा क्या चाइना का, एक ये बात होगी। दूसरी चीज, एक्सेस, आप देख लो अब 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी भाई हर आईफोन में लगी हुई है, तो क्या आप आईफोन बेचना बंद कर दोगे चाइना में? अभी कल को अगर किसी चाइनीज कंपनी ने 1000 आईफोन एक साथ जोड़ करके उसका सुपर कंप्यूटर बना दिया कल को, तो क्या होगा, ठीक है। तो बड़े तरीके हैं भाई करने के ये सब चीजें। तो ये मुझे ये भी जानना है कि हाँ ठीक है, आप किसी कंपनीज को उंगली कर सकते हो छोटी मोटी इन चीजों से, लेकिन सही में क्या किसी देश की प्रोग्रेस इन सब चीजों से इफेक्ट होने वाली है? तो ये ऐसे मोटे मोटे दो, आई डोंट नो ये छोटे सवाल हैं कि मोटे सवाल हैं, ये तुम हाँ नहीं मैं तो शुरू हो जाऊंगा, आप रोक देना मुझे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं जोड़ लेती हूँ इसमें कि बिल्कुल, अभी क्योंकि यूएस ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो फिर चाइना के पास ऑल्टरनेटिव्स कोई है और कंट्रीज जो उसे ये सेम टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले यूएस चाइना की जंग की क्या शक्ल है उसके बारे में। तो पहले हाँ सौरभ, मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल चेंज आया है, बुनियादी बदलाव ये है कि आपको याद होगा लोग बोल रहे थे डीकपलिंग हो रहा है कि नहीं, तो डीकपलिंग मतलब क्या बोलते हैं, विभाजन। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यूएस और यूएसएसआर में विभाजन हो सकता था क्योंकि उन दोनों के बीच में ज्यादा ब्लॉक्स के बीच में ट्रेड नहीं था। तो और अभी कह रहे थे कि क्योंकि यूएस चाइना इकोनॉमिकली इतने इंटीग्रेटेड है कि ऐसा विभाजन होना संभव ही नहीं है। तो लेकिन
अब पिछले कुछ सालों से जो मैं देख रहा हूँ, 1-2 सालों से जो चिप्स एक्ट आया वगैरह, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से डीकपलिंग हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाईटेक सेक्टर, जिस भी चीज को आप हाईटेक बोलते हैं, उसमें विभाजन होना तो शुरू हो गया था। तो आप देख लें, जो चिप्स एक्ट था, उस चिप्स एक्ट में साफ साफ ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई एजेंसी या यूनिवर्सिटी फंडिंग ले रही है यूएस गवर्नमेंट से चिप्स एक्ट के तहत, तो वो अगर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है वहां पे, तो वो लोग नहीं ले सकती हैं फंडिंग, या फिर वो चाइनीज फंडिंग ले रही हैं तो उनपे मतलब अगर उनका कुछ भी चाइना से कनेक्शन होगा तो उनपे एक रेस्ट्रिक्शन थी। तो ये मैं पहले भी देख रहा था रिसर्च इनोवेशन वगैरह के सेक्टर में, और ये अब चीज सेमीकंडक्टर में भी आ गई है। तो ना सिर्फ रिसर्च में वो डीकपलिंग शुरू है, ये अब मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, उसमें भी आ गया है। तो मुझे लगता है डीकपलिंग तो हो रहा है हाईटेक सेक्टर में। ठीक है, तो ये पहला सवाल था जो आपका। दूसरा, हाँ, कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो है सौरभ कि हाँ, आप जो ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग है या सुपर कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए प्रयोग होता होगा वगैरह, वो चाइना को नहीं मिलेगा है। और उसके साथ साथ ये भी सही बात है कि सिर्फ ये चीजें ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में जाती है, ये चीजें बाकी कमर्शियल यूज में भी जाती है। तो वही यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हमारी कंपनीज को नुकसान होगा इससे। हाँ, 5 नैनोमीटर चिप तो जाएगी दूसरे चीजों में भी, लेकिन फिर भी वो अगर एआई चिप्स है या एडवांस सुपर कंप्यूटिंग चिप्स है तो वो चाइनीज कंपनीज को नहीं मिलेंगे। ये उन्होंने डिसीजन लिया। तो इसका नुकसान होगा यूएस कंपनीज को भी होगा, लेकिन मुझे लगता है उनका ये डिसीजन है कि हम लोग चिप्स एक्ट लाए हैं तो हम लोग आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, तो अब क्योंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप चाइना से अपना रिश्ता तोड़िए। तो ये है। अब इसमें सौरभ बहुत सारे चीजें भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ये डिसीजन करना चाहती है कि सिर्फ एडवांस कंप्यूटिंग जो है चाइना की, वो जो कैपेबिलिटी है उसे रोका जाए, और जो ट्रेलिंग एज है, मतलब 65 नैनोमीटर 45 नैनोमीटर, वो रिश्ता वैसा का वैसा ही चलता रहे जैसे पहला है। तो ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, अब उन्होंने बोला है कि ये अगर आप डी रैम बना रहे हो 128 लेयर से ज्यादा की, या फिर आप 14 नैनोमीटर से कम बना रहे हो कोई चिप्स, तो आपको वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट चाइना तक पहुंचाने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट से। अब ऐसा नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट 14 नैनोमीटर के नीचे होता है वो 45 नैनोमीटर के लिए प्रयोग नहीं होता, वो भी प्रयोग वहां पे भी प्रयोग होता है। तो अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, किससे लाइसेंस लोगे, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होगी। अभी लोग इमीडिएट जो पार्शियल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि अरे क्या हो गया, शेयर्स टैंक हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन आप देखेंगे कि ये इवॉल्व होगा, कुछ कंपनीज को लाइसेंसेस मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे, तो ये चीजें होंगी। लेकिन इसमें मैं तुम ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाली चीज कैसे देखते हो प्रणय? वो चीज तुमने स्किप कर दी कि भाई हम, ठीक है चाइना लोकली बना नहीं पाएगा चिप, पर अपना सॉफ्टवेयर चला लेगा ना। अभी तो सब कुछ क्लाउड पे चलता है। वो बोलेगा मैं क्लाउड पे सुपर कंप्यूटर यूज कर लेता हूँ, जो कि किसी और कंपनी ने होस्ट करके रखा हुआ है सिंगापुर में, जापान में, यूएस में ही, है ना। क्या जरूरत है कि मेरे घर पे ही चल रहा हो सकता है। तो ट्रेनिंग के लिए अगर ट्रेनिंग एज अ सर्विस मुहैया होगी कहीं से, तो वो हो ही रही है ना, हो ही रही है ना। आप AWS पे खरीद सकते हो ना, जीपीयू भी खरीद सकते हो, सीपीयू भी खरीद सकते हो। हाँ, है ना? तो ये भी है सौरभ, अगर ऐसा है तो ये रेस्ट्रिक्शंस और व्यापक तरीके से वो बदलाव कर सकते हैं उसका। तो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है। रोकना, पर बड़ा मुश्किल है ना रोकना। मतलब वो फिर बोलेंगे कि तुम चाइनीज कंपनी को अपना क्लाउड का एक्सेस भी छोड़ दो, जो कि चाइना अपना क्लाउड बाकी लोगों को नहीं देता है। तो ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, पर मैं कह रहा हूँ कि ये कितनी इफेक्टिवली आप कर लोगे। मतलब ईरान जैसे देश को आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से तो रोक नहीं पाए, कितनी कोशिश आपने कर ली, जो कि इतनी रिस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी है, सब पता है कैसे क्या चीज बनती है, कौन, मतलब मुट्ठी भर लोग हैं जो कंपोनेंट बनाते हैं। कंप्यूटिंग जैसी चीज तो इतनी व्यापक है, तो आप कैसे इन चीजों को रोक लेंगे फाइनली? हाँ, नहीं सौरभ,
कुछ फर्क है इनमें, मैं आपसे थोड़ा सहमत हूं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। एक तो हाँ ऑल्टरनेटिव्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इससे चाइना को पूरी तरीके से उनको रोक सकते हो, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वो ठीक है, आपने एक उनका वो एक वर्टिकल ध्वस्त कर दिया, वो मैं मानता हूँ, बिल्कुल पर हाँ उससे उनकी क्या ही दुखती रग है मतलब। ये, और उनकी अच्छा, दुखती रग पे वैसे अपने वार किया है। अब मुझे तो इसमें ये नहीं समझ में आता, या तो ये थोड़ा ऐसा है क्योंकि ताइवान के पास बहुत ज्यादा है तो आप उनको दिखा रहे हैं कि भैया देखो ताइवान को मत छेड़ो, शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और तो और इससे क्या क्या हो गया ना, क्या फायदा हो गया करके मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो पहली बात तो ये हाँ जैसे उनकी दुखती रग पे वार किया है तो आप सोच रहे हो कि उनको थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। अब दूसरी बात यह है सौरभ कि ये यूनिलैटरल कंट्रोल्स हैं, लेकिन अभी वासेनार एग्रीमेंट है जो कि मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स तय करता है, तो उसकी मीटिंग होने वाली है अभी। तो अभी अब यूएस ने ये कर दिया ना, अब आप देखोगे कि क्या जापान, ताइवान वो लोग भी ये करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्स को अगर इफेक्टिव बनाना है तो मल्टीलैटरल सपोर्ट जरूरी है। और मुझे लगता है कुछ देश तो अमेरिका के साथ जाएंगे, तो उसके बाद कुछ और बदलाव हो सकता है। और वैसे ये कंट्रोल जो मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर पर भी लागू है, कुछ कुछ चीजें, मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाने के लिए प्रयोग होता है उस पर भी लागू है। तो ईडीए टूल्स जिसे हम कहते हैं उस पे भी लागू। तो हाँ ये है कि इस क्षेत्र में चाइना की प्रगति थोड़ी रुक जाएगी। जो यूएस सुपर कंप्यूटिंग या एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जाता है उसमें चाइना को वहां तक पहुंचने के लिए एक तो बहुत सारे पैसे डालने पड़ेंगे, और दूसरा उनको कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सेक्टर में सौरभ सॉफ्टवेयर दूसरे देशों में भी हो सकता है, लेकिन यूएस का डोमिनेंस जो है इन चीजों में वो मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है इस सेक्टर में एटलीस्ट। तो सब सॉफ्टवेयर कंपनीज ईडीए टूल्स यूएस की है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यूएस का मतलब यूएस में आप उनसे डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, फिर भी टीएसएमसी जैसी कंपनी है वो यूज करती है इक्विपमेंट यूएस के, तो ये जो सैंक्शंस है वो टीएसएमसी पे भी लागू है। तो इस तरीके की चीजें है जो इसमें यूएस का पलड़ा बहुत भारी है चाइना के इसमें, तो उनपे ये तो असर पड़ेगा। अब ख्याति का सवाल, तो उनके पास क्या विकल्प है? दो तीन विकल्प है। एक तो विकल्प ये है कि इनमें दो चीजें हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मुझे लगता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वगैरह है, और दूसरा जो है नो हाउ, मतलब जो कि टैलेंट जिसे कह सकते हैं आप में। तो वो टैलेंट जो है अभी सिर्फ यूएस पर्सन्स पे लागू है ये जो रेस्ट्रिक्शन है, तो मुझे नहीं लगता मैन्युफैक्चरिंग का जो टैलेंट है वो तो ईस्ट एशिया में है, तो उसमें मुझे लगता है चाइना पोचिंग करेगा। टीएसएमसी की पोचिंग ऑलरेडी चली रही है, तो वो और इंटेंसिफाई हो जाएगी और लोग तो आ जाएंगे चाइना में, तो वो कहीं और से, यूएस से नहीं तो कहीं और से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एक वो चीज करेंगे। दूसरा इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज जिसे कहते हैं, मतलब जासूसी, इंडस्ट्रियल जासूसी वो बढ़ेगी, क्योंकि वो जो ये टेक्निकल नो हाउ है वो दूसरे देशों से या यूएस से और जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो आपने कहा ख्याति, उनके पास ऐसा विकल्प नहीं कि और कोई देश ये चीजें सप्लाई कर सकता है, मतलब ताइवान है, जापान है, लेकिन उनपे भी ये रेस्ट्रिक्शंस अगर आप यूएस इक्विपमेंट यूज करते हो तो लागू है, और मुझे लगता है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लाएंगे। तो तीसरा विकल्प उनके पास यही है कि खुद से री इन्वेंशन करना पड़ेगा, जैसे कहता है री इन्वेंटिंग द व्हील, और मुझे नहीं लगता कि ये असंभव है। मतलब जैसे आप देखेंगे भारत के ऊपर भी स्पेस कंट्रोल रेजिम था, न्यूक्लियर कंट्रोल रेजिम था, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीजें बनाई ली उसके बाद, लेकिन वो आप देखेंगे उसमें भी एक एग्जाम्पल है, दे आर नॉट वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने बनाया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसी चीज बनाई जो दूसरे देश भी एकदम लेना था, वो हमारी नीड्स के लिए सफिशिएंट था। तो उस स्टेटस तक शायद चाइना भी पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ उसके लिए उन्हें बहुत सारा और एफर्ट डालना पड़ेगा और स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? इसमें मुझे एक ये क्वेश्चन, हाँ, सो इसमें मुझे एक ये सवाल था कि चाइना के पास अभी क्या है लेवरेज करने के लिए ये इक्वेशन में? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं, राइट? तो ऐसी कोई मोनोपोली है जो उसको वो यूज कर सकता है आगे इस
कि लड़ाई तुमने को मेरी कुछ ये और बाह मरोड़ी तो मैं तुम्हारी ये बाह मरोड़ूंगा अभी, ऐसे। हाँ 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 कुछ तो हाँ मुझे, हाँ ख्याति, ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है चाइना से इसका रिएक्शन जरूर आएगा। अभी तक नहीं आया क्योंकि वो 20वीं पार्टी कांग्रेस चल रही है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। लेकिन किस क्षेत्र में आएगा ये मुझे ढंग से नहीं पता, क्योंकि रॉ मटेरियल्स, रेयर अर्थ में भी ऐसी बात है कि रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना में ज्यादा होती है, लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल्स तो एक्चुअली रेयर अर्थ रेयर है ही नहीं, तो कहीं पे कई जगहों पे मिलते हैं। और बस ये है कि कौन सी कंट्री वो प्रोसेसिंग, बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उससे, तो वो चाइना ने उसमें महारत हासिल की है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे देश नहीं कर सकते, वो तो हो सकता है हाँ कि वो बोले कि ये सप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये बोलेंगे तो दूसरे देश विकल्प ढूंढ लेंगे। जैसे कि ज्यादातर सप्लाईज चिले, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोगों के रेयर अर्थ काफी मिलते हैं, पाए जाते हैं। माइंड ऑलरेडी माइनिंग हो रही है वहां पे, लेकिन यहाँ उनकी वहां पे जो प्रोसेसिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे वो कंपनीज चाइनीज हैं, तो वो बदलाव है। तो रेयर अर्थ हाँ शायद कुछ ना कुछ वो तय कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो टैक्टिकल हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं हो पाएगा बाद में। हो सकता है, मुझे लगता है कि उससे चाइना शायद खुद का ही ज्यादा नुकसान कर ले, क्योंकि आपकी भी तो इनकम कम हो गई ना ये करने से। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो इनफैक्ट हल्ला मचाएंगी जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कि भाई ये हमारा, तुम हमारी बिजनेस क्यों खत्म कर रहे हो, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा हमको पता है चाइना में ज्यादातर बड़ी कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी मेंबर्स ही चलाते हैं, तो पॉलिसी उनकी जो है वो उनके प्रॉफिट से लिंक्ड है काफी ज्यादा। इंटरेस्टिंग डायनामिक्स नहीं ये, हाँ मतलब हाँ। तो पर वही है, ये पहले हम लोग बोलते थे कि यूएस जो कंपनीज हैं, यूएस कंपनीज का जो फॉरेन रिश्ते होंगे वो उनकी गवर्नमेंट से अलग होंगे, ये हम लोग मान के चलते थे। लेकिन अब जैसे हाईटेक सेक्टर में ऐसा ये कहना सही नहीं होगा अब, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट भी कई चीजों को एकदम या जैसे कोट अनकोट स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रही है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो जबकि मतलब सौरभ आप और ख्याति आप देखिए, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी ग्लोबलाइज थी कि इस पर इस तरीके के कंट्रोल लगाना मतलब 5-6 साल पहले एकदम असंभव सा लग रहा था। लेकिन अब ये ग्लोबलाइज इंडस्ट्री भी इसे सिक्योरिटाइज्ड हो गई है, तो अलग दुनिया में जी रहे हैं। जबकि प्रणय, जितना मैंने समझा है, मिलिट्री तो सब 20-20 25-25 साल पुराने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज करती है, वो तो लेटेस्ट यूज भी नहीं करती, तो इससे कुछ इमीडिएट असर भी नहीं होने वाला है। तो मेरे को अभी भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है कि इन सब से हासिल क्या होगा यूएस के लिए। या तो वो बहुत आगे की सोच रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो हो ही सकता है, ठीक है, वहां बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं तो। क्योंकि जितना मेरे को समझ में आता है, क्योंकि बहुत समय लगता है मिलिट्री चीज में अपना प्रोडक्ट घुसाने में, उसका टेस्टिंग करवाने में, सर्टिफिकेशन में, मिल स्पेक करने में। जैसा अभी भी लोग एग्जांपल देते रहते हैं ना कि भाई अपोलो जो गया था वो आपके फोन में जो चिप लगती है उससे भी सिंपल चिप लगी हुई थी, वो चांद पे पहुंच गया था। तो ये मिसाइल लॉन्च करने को कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अब जो ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोटिक्स, ड्रोन्स वगैरह, उनमें फर्क जरूर पड़ता है। हाँ। तो ये हो सकता है कि उन चीजों से इन चीजों का लेना देना हो, जिसमें शायद लोग सोच रहे हो कि कल को रोबोटिक सोल्जर सडनली आ जाएंगे तो फिर तो दुनिया में बहुत ज्यादा अलग ही दुनिया हो जाने वाली है उस दिन, जिस दिन आपके रोबोटिक सोल्जर्स या एआई वाले सोल्जर्स आ जाने वाले। ठीक है, कोई फर्क नहीं, पता चलेगा सिंगापुर की आर्मी इंडिया से बड़ी होगी, ठीक है, ऐसा सब हो सकता है, जो कि हम लोग अभी सोच नहीं सकते इन चीजों की। तो टेक्नोलॉजी इस तरीके की उथल पुथल कर सकता है पूरी दुनिया में। तो ये हो सकता है उन चीजों की वजह से यूएस आर्मी ने ये सब करवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इन चीजों के पीछे ऐसे कारण है जो कि बहुत ऊपर से अपेरेंट नहीं है, क्योंकि जो बाकी आम चीजें हैं वो मुझे तो दिखता है कि करने के बहुत तरीके हैं, और जो इमीडिएट है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जरूर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तंग कर रहे हैं, वो ठीक बात है, और उससे उनकी इकोनॉमी तंग होगी, लेकिन उससे यूएस को भी परेशानी होती है, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी ना। क्योंकि आप अभी तो चाइना से सस्ते में माल खरीदते हैं, अब चाइना में नहीं बनेगा तो कहीं और थोड़े से तो महंगे में बनेगा। भारत के लिए फायदे की बात है, वियतनाम के लिए फायदे की बात है, पर यूएस के लिए, खुद के लिए तो शायद फायदे की बात नहीं है। और इसमें मुझे एक सिंपल सवाल और पूछना था प्रणय कि जैसे आईफोन बनता है चाइना में,
तो क्या जो आईफोन की 4 नैनोमीटर वाली नई चिप है वो चाइना नहीं जाएगी क्या? असेंबल उनको बाहर करना पड़ेगा, या वो चिप नहीं बन रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाकर असेंबल फिर भी हो सकती है उस फैक्ट्री में जाके? हाँ, तो सौरभ, जैसे उन्होंने कहा है कि ये अभी अगर आप 5 नैनोमीटर चिप है सुपर कंप्यूटिंग या एआई के लिए, तो वो आप नहीं सप्लाई कर सकते। लेकिन प्रोसेसर चिप में तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अच्छा। फोन में। लेकिन ये है जो भी पर ऐसा है, ये कंट्रोल्स को देखने का एक तरीका, एक वेन डायग्राम है सौरभ। तीन सर्कल्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, एक सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और एक वो अनवेरिफाइड लिस्ट है। तो आप कहीं ना कहीं तो फंस जाओगे इन चीजों में। जैसे कि एप्पल चिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आपका तो 14 नैनोमीटर के नीचे वाला है, तो आप वो नहीं यूज कर पाओगे वहां नहीं पे। नहीं, पर वो तो एप्पल अपनी चिप तो टीएसएमसी में बनाता है, तो उनको वो तो हाँ, दिक्कत तो नहीं है। वो पहुंच जाएगी वहां पे। लेकिन तो ये इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं अटक सकती है ठीक। बात। वो है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसा है कि एप्पल को शायद मिल भी जाएगा लाइसेंस। हाँ हाँ ऐसा हाँ, नहीं है कि बिल्कुल। ये बैन हो रही है चीजें, ये ध्यान में रखना करेक्ट जरूरी है। करेक्ट। ये एक्सपोर्ट लाइसेंस तो अगर एप्पल प्रूव कर पाएगा कि ये सब चीजें भाई हम लोग अगर बहुत नुकसान होगा, तुमको भी नुकसान होगा, मत करो, तो। लेकिन सौरभ, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ना, कुछ भी ये सब चीजें हैं, ये फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करती है। और अगर और फ्रिक्शन डराने के लिए इंट्रोड्यूस एप्पल को करती, लगेगा मैं क्यों हाँ चांस लूं ना, अरे हाँ, यार इतना बिल्कुल सब टेंशन हो रहा है, उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया मैं इंडिया में भी डालने वाला हूँ फैक्ट्री, इसीलिए मेरे को लगता है बिल्कुल, उनको तो पहले से हाँ, पता होगा पॉलिसी आ रही है, I'm sure, है ना? तो उनको लग रहा होगा कि ये सब इतना सब झमेला आज इतना है तो कल क्या होगा, अब एक डर भी तो पैदा कर ही सकते हो ना। तो अब लोगों को एक तो ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई चाइना अब यूएस का रिलायबल पार्टनर नहीं है। बिल्कुल। है तो ना? वही ये सिग्नलिंग वैल्यू है इसकी, कि हम्म, भाई हम लोगों ने बोल दिया। और हाँ, मैं आपसे भी सहमत हूँ कि हाँ, मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें तो ये यूज नहीं होता, और उसमें तो काफी पुरानी चीजें यूज होती हैं। हाँ, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें शायद उसका असर होगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं एआई बेस्ड वॉरफेयर वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो मैं अभी उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कैसे होगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है सौरभ, सीधा सीधा इसका रीजन ये है कि बस ये एक एरिया है जहां पे यूएस को लगता है एक कमजोरी है चाइना की। तो अगर हमें कुछ करना है और हमें दिखाना है विश्व को कि हम लोग अगेंस्ट है, दूसरे देशों का भी समर्थन चाहिए, तो ये एक एरिया है जहां पे अटैक कर सकते। इससे उनको भी नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान लेने के लिए तैयार है वो। तो और क्योंकि साफ साफ एक क्लॉज है इन सैंक्शंस, इस कंट्रोल्स में, जिसमें लिखा है कुछ रेस्ट्रिक्शंस चाइना पे, उनका कारण यह है दीज आर बीइंग डन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी रीजंस। क्या है रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब क्या अरे है रीजनल कोई। स्टेबिलिटी मतलब यार कि चाइना हिंदुस्तान को तंग ना करे यार, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। वैसे वो ताइवान होगा पर हम हम अपनी लोग तरफ से ऐसा सोच खुश हो सकते सकते हैं, हैं। हम हाँ। खुश हो सकते हैं, ठीक है। पर वो मेनली तो आई थिंक ताइवान को बचाने के लिए और जापान को बचाने के लिए होगा। हाँ, लेकिन इससे पर समझ में एक चीज हाँ, आती है कि ये मेरे ख्याल से 15-20 साल आगे देखने वाली चीज है, प्रणय, जैसा मैं मेरे को समझ में आता है। तो ये हो मेरे ख्याल सकता से है। काफी दूरअंदेशी चीज करी है यूएस ने अपनी अपनी तरफ से कि भाई अभी तो नहीं लगता कि चाइना ये कर रहा है, पर जो अभी की हरकतें हो सकता है 20 साल बाद लड़ाई अगर हो तो हमारा पलड़ा उसमें भारी रहे। हाँ, पर 20 साल बाद तक चाइना भी बना लेगा ये चीज। हाँ नहीं, पर हाँ बना लेगा, लेकिन जैसा मैंने बोला आज ही की टेक्नोलॉजी से 20 साल बाद की एक्चुअल मशीनें हाँ बनती है ना, हाँ हाँ, हाँ, वो तो वही तब तो। तब और कुछ करेंगे। हाँ हाँ, उनकी गति धीमी हो गई, वो कह सकते हैं हम बिल्कुल। इन हाँ, सब और चीजों। आई थिंक और वॉर में तो जैसा आपको पता है कंपैरेटिव एडवांटेज है ना, एब्सोल्यूट नंबर तो डजंट मैटर। सॉरी ख्याति, आप कुछ कह रहे दैट्स फाइन या तो नहीं, आई थिंक ये अभी के लिए जो अभी जियोपॉलिटिक्स जो हो रहा है उसमें भी एक प्रकार का सिग्नलिंग तो है कि थोड़ा तुम कंट्रोल में रखो अपना ताइवान के साइड, ताकि फिर हम स्टेक्स और बढ़ाएंगे। तो ये एक सिग्नल है दोनों साइड से जा रहा कि वो बोल रहे कि नहीं, हम ताइवान की और अग्रेसिव स्टैंड दिखा रहे हैं चाइना, और उसके सामने यूएस को भी कुछ तो स्टैंड दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या पोस्चरिंग कर सकता है उसमें से अभी उसने ये सिलेक्ट किया है अपना ऑप्शन। आगे हाँ, जाके क्या होगा वो दोनों
यहाँ एस्केलेट होगा या तो डी-एस्केलेट होगा, वी कैन नॉट से, बट हाँ, नहीं वो सही बात है। हर विकल्प आप देखिए यूएस के पास जो है, उस विकल्प से यूएस को भी नुकसान होगा और यूएस के स्टेक होल्डर्स को भी नुकसान। लेकिन शायद उन्होंने ये विकल्प ऐसा चूज किया जिसमें या एक तो दूरदर्शी कोई फायदा होगा और दूसरा शायद इसमें जो उनको खुद को जो नुकसान होगा वो उनके जो एनिमी को नुकसान होगा उससे थोड़ा कम रहेगा इस क्षेत्र में शायद। तो नहीं, या फिर जैसा ख्याति आपने बोला, हो सकता है ये दिखाने के लिए भी हो कि तुम एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो तो हम एक इकोनॉमिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो दिखाने के लिए कि हमारे पास भी ऑप्शन है। मतलब जो सोफिस्टिकेशन है यूएस के सैंक्शन लगाने की, वो भी देखने वाली बात है। ऐसी सोफिस्टिकेशन आई डोंट थिंक और किसी कंट्री में है पूरी दुनिया में। एकदम औकात के बाहर है ये किसी के। बहुत जबरदस्त जो यूएस ने किया है, ये भी किसी मतलब टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। मैं तो उसकी सोफिस्टिकेशन देख के हैरान हूँ, जिस तरीके की उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं। सौरभ, मैं एक्चुअली सौरभ और ख्याति इसमें एवोल्यूशन भी देख सकता हूँ इस सैंक्शंस का। तो पहले आप लोगों ने देखा था हुआवे पर ये इस तरीके के कंट्रोल्स आए थे। सैंक्शंस शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, कंट्रोल्स। पहले कंट्रोल्स हुआवे पे लाए तो वो सिर्फ एक कंपनी पर लाए। फिर इस सेम सेक्टर में उन्होंने वो लेसन्स सीख कर रशिया पर लगाए। तो रशिया के पूरे डिफेंस सेक्टर पे सेमीकंडक्टर कंट्रोल्स ऑलरेडी हैं, तो वो काफी व्यापक तौर पे थे। और रशिया तो इस क्षेत्र में छोटी मछली है, कोई उनका प्ले ही नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, तो लोगों ने पूरा ब्रॉडली बैन कर दिया था। लेकिन अब चाइना के क्षेत्र में चाइना के साथ थोड़ा अलग डायनामिक है, चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, तो अब उन्होंने और एक थर्ड एवोल्यूशन किया इस कंट्रोल्स का, जिसमें थोड़े एक्सेप्शंस हैं, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, थोड़े एकदम ही स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है। तो आप देख सकते हैं कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रहा है कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक को एक अस्त्र के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो धार तेज कर रहे हैं वो। नहीं, काफी जबरदस्त है। मेरे को लगता है इसी के ऊपर कभी एक लंबी किसी शायद हमको ढूंढना चाहिए यूएस में जो कोई पॉलिसी मेकर इनमें इन्वॉल्व हो कि ये करते कैसे है ना। ये टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए हमको। हाँ, उनको हिंदी भी सिखानी पड़ेगी पहले। बिल्कुल। क्या बताओ, यूएस की कैपेबिलिटी से वो हिंदी भी सीख जाए और हमसे हिंदी में बात कर ले इसके ऊपर। क्या हाँ, ढूंढेंगे ना कोई नहीं, कोई इंडियन भी हो सकता है उनके वहां पे। हाँ, हमको पता नहीं, क्या कोई भी निकल सकता है। हाँ, हिंदुस्तानी सब कुछ चला रहे हैं यूएस में। वैसे ये बात तो ठीक है। इंडिया को कल को सीखना चाहिए, हम कैसे ऐसी सैंक्शन लगाएं कि सब जगह हिंदुस्तानी लोगों का काम करना बंद करवा सकते हैं। ऐसा आप करेंगे क्या सौरभ? नहीं, मैं कह रहा पावर तो होनी चाहिए ना ऐसी। यूएस ने आज देखो ये कितनी बार इस तरीके की सैंक्शन लगाई है ना, जिसमें उन्होंने वहां पे अपने लोगों का काम करना बंद करवा दिया। ठीक है, ये तो काफी खतरनाक टाइप की कंट्रोल है। सैंक्शन नहीं, सॉरी, खतरनाक टाइप का कंट्रोल है। पर वो यूएस पासपोर्ट की ताकत है ना। हाँ, उनके पीछे बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हिंदुस्तानी लोग वहां कहेंगे छोड़ो यार, इंडियन पासपोर्ट है ना। पर वो दूसरा भी मिलना चाहिए, वो भी अलग प्रॉब्लम होगी उनके लिए। पर फिर भी मतलब लेकिन एक अस्त्र तो है ना। हो सकता है ये यूएस के अगेंस्ट ना लगे, किसी और कंट्री के अगेंस्ट तो यूज हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है। चाइना के अगेंस्ट तो यूज हो सकता है। चाइना में इतने इंडियन लोग काम करते हैं, वो कौन सा चाइनीज पासपोर्ट लेना चाहते हैं कोई? हाँ, नहीं, ये मेरा एक इंटरेस्ट नहीं, ये मेरा एक इंटरेस्ट एरिया है सौरभ, क्योंकि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ह्यूमन टैलेंट है हाईटेक सेक्टर में। और आप किसी भी विश्व में जो भी हाईटेक सेक्टर है उसमें टैलेंट सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। आप चिप्स एक्ट में भी देख लो, वो लोगों ने इतने पैसे डाले हैं, लेकिन वो इंजीनियर्स कहाँ हैं उसको रन करने के लिए। तो कई ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं कि उनको फाइनली इंडियन या चाइनीज लोग लगेंगे। अब चाइनीज तो लेंगे नहीं, तो भारतीय। तो अब अगर हम लोगों का ये कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो हम लोगों इसको इंटेलिजेंटली स्टेट क्राफ्ट के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये एक सवाल है हमारे लिए। मुझे नहीं लगता इसका अच्छा जवाब है हमारे पास, क्योंकि हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं मत जाओ, लेकिन उससे हमको भी नुकसान होंगे। क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे? तो किस तरीके से इसे इंटेलिजेंटली इस अस्त्र का प्रयोग किया जाए, वो शायद हमें पता नहीं। और ये मेरे लिए तो एक रिसर्च क्वेश्चन है अभी। नहीं, ये सब बहुत बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये अब एक पुलियाबाजी के बाहर की बात हो गई है मेरे हिसाब से। तो एक इस पे और सोचा जाएगा कि ये कि और कैसी गहरी पुलियाबाजी इस पे की जाए। तो आज के लिए इतना ही प्रणय, बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को
भी बहुत सारे सवाल होंगे शायद ये आज की सुन के। मेरे को लगता है आज की पुलियाबाजी ऐसी है जिसमें जवाब थोड़े से मिले हैं और उससे सवाल और ज्यादा आ रहे हैं दिमाग में। तो आप लोग बताइए, कमेंट्स पे पूछिए, हमें ईमेल कीजिए, ट्विटर पे लिखिए, यूट्यूब पे लिखिए, बताइए आपके दिमाग में और क्या सवाल आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक और पुलियाबाजी की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcast Network. This week it's a special crossover episode of Think Fast and Advertising is Dead. Varun and Suchita cross-questioned each other about their journeys, building and scaling their respective companies and their role after acquisition. On the Wire Talks, Siddharth talks to Rohit K. Das Gupta, senior lecturer at the University of Glasgow, about the communal clashes observed in Leicester and the role social media disinformation played in them. On The Longest Constitution, Priya picks the highly debated topic of fundamental right to property, explaining in detail Article 31 and 19(1)(g) of the Indian Constitution. On Smarter with Sid, Siddharth analyzes Instagram and why the platform might be slipping down in the social media race. And on Postcards from Nowhere, Utsav travels from French Polynesia to the BRT Wildlife Sanctuary in Karnataka, discovering life lessons from some of the world's greatest long-distance travelers. And once again, do visit our merch store on ivmpodcast.com. Follow us on social media. We are IVM Podcasts on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Do spread the word about any of our shows that you like. You can also check us out on YouTube. We are on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Volvo XC40 Recharge, Bumble, Heads Up for Tails, Kotak Privy League Program, and HDFC Mutual Fund. Thank you for making this possible.